Hello dear students, how are you? Hope so everyone is well. So today we are going to talk about the vector quantities. Okay? तो बेटा हम लोग अगर बात करें वेक्टर्स की तो क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. एक तो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. तो समझते हैं कि व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. अब स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, तो सबसे पहले जो टर्म है हमारे लिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? सबसे पहली चीज व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज. अब देखो यहाँ पर अगर आपको दो चीज़ें दे दी जाएं, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपसे कहा जाए, जैसे मैं लखनऊ में हूँ, तो आपसे कहा जाए कि आप लखनऊ से कहीं और जाइए, यानी दिल्ली के लिए जब जाइए, तो जब आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं, दिल्ली के लिए, तो यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 500 किलोमीटर है. तो आपसे कह दिया जाए कि आप लखनऊ से 500 किलोमीटर जाइए. ठीक, तो लखनऊ से 500 किलोमीटर जाइए. अब आपके लिए डायरेक्शन नहीं बताया गया, क्या बता दिया गया, 500 किलोमीटर. दैट इज द मैग्नीट्यूड. यानी कि जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा. और जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटीज. ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, डायरेक्शन की बात नहीं की जाती है. ठीक है, यानी कि आपसे नहीं कहा गया कि आप इस ईस्ट की तरफ जाइए, वेस्ट की तरफ जाइए, नॉर्थ की तरफ जाइए या साउथ की तरफ जाइए, अप जाइए, डाउन जाइए, कोई डायरेक्शन आपके लिए नहीं है. सो इफ देयर इज नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स only numerical value. So if there is numerical value, there is no direction, then it is known as scalar quantities. Now let's talk about the वेक्टर क्वांटिटीज़. अब स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो है डिस्टेंस. ठीक, डिस्टेंस में आपसे कभी ये नहीं पूछा जाता है आप कितनी या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. हाँ, आपसे ये ज़रूर कहा गया कि आप 4 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर. ठीक है, तो आपने जितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया. और वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाया, स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाया. इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है वो 4 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 100 एम्पियर है. ठीक है, बट इलेक्ट्रिक करंट को निगेटिव भी डिनोट करते हैं. निगेटिव डिनोट करते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे लिए क्या है, 4, 5, 10, 15, 20 जो भी है, एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, वो सब के सब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है. तो जब डायरेक्शन से मतलब नहीं है तो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा. ठीक है, इसी की तरीके से अगर हम लोग और बहुत सारी चीज़ों की बात करें, प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर भी हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी ही कहलाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज. यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स देयर इज नो डायरेक्शन. नाउ व्हाट अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है. यानी जब आपसे कहा जाएगा यू हैव टू मूव 500 किलोमीटर, देन आपको यह भी बताया जाएगा कि जहां पर आप खड़े हैं उससे लेफ्ट या राइट, ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ या साउथ, अप या डाउन. ठीक, तो जब आपको क्या दे दिया जाए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो, तब क्या कहलाएगा, हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएगा. अब डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो अब फिर से एक चीज, हालांकि आप 12th क्लास में पढ़ेंगे बट कई सारे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब आपकी फ्लो करती है, तो मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आपने लिखा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर हो गया. लेकिन वहीं पर उसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, तो आप लिखते हैं -4 एम्पियर. नो, अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटीज. तो जब स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ डायरेक्शन मैंने क्या लिखा है, इस तरफ तो पॉजिटिव, और डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो माइनस लगा दिया. इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन मैटर करना चाहिए. तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, नहीं. अब फिर से थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में.
वेक्टर क्वांटिटीज मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मैटर्स। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए यानी 5, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू भी होना चाहिए, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन जो भी है आपका वो भी होना चाहिए, एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होंगी जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें या पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन को फॉलो करें। तो दो कंडीशंस और अप्लाई हो गई, या तो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन वाले को फॉलो करें या तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। अगर उन दोनों में से किसी को फॉलो नहीं करता है और प्लस या माइनस लिख दिया जाता है तो वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं कहलाएगा, भले ही आप प्लस माइनस कुछ भी लिखें, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो हो सकता है, बट इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। दोनों को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे लिए, वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक। अब वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल की बात करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वापस आ जाते हैं वहीं पर, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप +4 गए, वापस आ गए -4, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहां से चलना आपने स्टार्ट किया, ये जो है, और फिर वापस आ गए यहां से यहां तक। तो मैंने कहा बेटा जब इधर गए तो मान लेते हैं ये +4 किलोमीटर था, जब वापस आए तो अपोजिट हो गया, -4 किलोमीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में +4 -4 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। यानी कि डायरेक्शन मैटर करने लगा। व्हाट अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज, जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो आप चाहे जो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप +4 इधर गए और 4 इधर आए, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, 8 किलोमीटर हो गया, ठीक। तो इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये जो प्लस और माइनस है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज एडिशन ऑफ ट्राइंगल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और दोनों चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसी तरीके से हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा आपके लिए वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगा, और बहुत सारी क्वांटिटीज आपके लिए वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। बस आपको याद क्या रखना है कि जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एज वेल एज वो सारी क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट के अलावा बाकी सारी चीज़ें जिसमें प्लस और माइनस होती हैं वो सब के सब क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब दूसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप वेक्टर क्वांटिटी जब भी डिनोट करें तो एरो लगा दें। फॉर एन एग्जांपल, आपने सिर्फ ए लिखा है, आपने क्या लिख दिया, ए। अब यहाँ ए क्या हो सकता है, 4 किलोमीटर हो सकता है, -4 किलोमीटर, आपको नहीं पता। लेकिन आपने कहा जब आपने ए लिखा है और ए सिर्फ लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन आपने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये जो एरो है ये डिनोट करता है, वेक्टर डिनोट करता है, ठीक है। तो एरो कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ एरो। ये जो एरो हो गया ये हमारे लिए क्या डिनोट कर रहा है, वेक्टर को डिनोट कर रहा है। इसका जो बेटा हेड है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। इसका जो हेड है वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये फिलहाल राइट की तरफ है, ये किस तरफ फ्लो कर रहा है, लेफ्ट की तरफ। ये किधर जा रहा है, अपवर्ड। ये किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो जो एरो का हेड है वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। और जो एरो है वो किसको डिनोट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट कर रहा है। अब एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई मान लो कई बार आपको
कंप्यूटर में लिखना है तो आप तो ऐसे एरो तो लिख नहीं पाएंगे, फिर क्या होगा भाई, लिखने को तो लिख सकते हैं बट आप जनरली नहीं टाइप कर पाएंगे, फ़ोन में लिखना हो तो नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे बताएंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, क्या कहते हैं हम लोग कि भाई उसको बोल्ड से लिख दीजिए। यानी अगर कोई भी क्वांटिटी बोल्ड में लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, बोल्ड में लिखी हुई है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो या तो एरो लगा हो या वो बोल्ड में लिखा हो तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। अदरवाइज सिर्फ ए लिखा है ऐसे तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज हो गया, तो ये जो एरो का हेड है वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब कई बार ऐसे मान लो बेटा दिया हुआ है, एक एरो इस तरह इतना बड़ा दिया हुआ है, दूसरा एरो इतना बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरो का लेंथ है, एरो का जो लेंथ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में ज़रूर है बट मान लो ये ए क्वांटिटी हो गई, ये बी क्वांटिटी हो गई, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्वांटिटी। ठीक, तो ये जो लेंथ ऑफ एरो है दैट इज डिनोटिंग द मैग्नीट्यूड। अब जब यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी होगी तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो किससे डिनोट होता है, ये हेड से। ठीक है, अब वही चीज़ मैं इसके जस्ट अपोजिट ऐसे कर दूँ तो ये ए और बी डैश दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। देखो लेंथ दोनों की क्या होगी, सेम, बट डायरेक्शन क्या है, इसका इधर और इसका इधर, यानी कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए जो तरीका है वो यूज करने वाले हैं हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या उसके बाद बात करेंगे एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक, तो ये था रिप्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज जानना है आपके लिए एडिशन ऑफ टू या मोर देन टू वेक्टर्स, वो ये उसमें की प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इक्वल वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, प्लेनर वेक्टर हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, एक्सिस वेक्टर हो गया, या फिर आप कह लीजिए जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज भी धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहला जो होता है वो होता है इक्वल वेक्टर। और उसी इक्वल वेक्टर के बिहाफ पर हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पर जब आप मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ए एंड बी वेक्टर, क्या है, ए एंड बी वेक्टर है। अगर ए एंड बी वेक्टर का डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। फॉर एन एग्जांपल हमने कहा ये ए वेक्टर हो गया और ये हो गया बी वेक्टर, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। मींस द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ये क्या डिनोट कर रहा है, जो हमारा लेंथ है एरो का वो क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और हेड जो है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। सो इफ लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, मींस मैग्नीट्यूड आर सेम एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम, देन दीज आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा फर्दर कि टाइप ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे किया जा सकता है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए या मोर देन टू वेक्टर्स के लिए दो तरीका होता है, बट पहले तो हम लोग देखते हैं कि दो वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग कहां पर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं एडिटिव ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो ये जो एडिशन है दो वेक्टर, उसको ऐड करने का तरीका क्या है। अब यहां पर लेते हैं कि भाई हमने कह दिया बेटा एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ऐसे दिया हुआ है एक ए वेक्टर। ठीक है, दूसरी जगह कहीं आपको दिया हुआ है ऐसे बी वेक्टर, क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर।
अब आपसे कहा जाए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो ये जो लेंथ है क्या डिनोट कर रहा है बेटा, मैग्नीट्यूड। ये वाला लेंथ भी मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। मींस दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन एज वेल एज दे आल्सो हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है बट डायरेक्शन क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। मींस आप डायरेक्शन सेम कर लीजिए या मैग्नीट्यूड सेम कर लीजिए, कुछ भी करिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको करना क्या है, करना ये है कि किसी भी एक वेक्टर को फिक्स्ड कर लीजिए। किसी भी इन दोनों में से किसी एक वेक्टर को आप फिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ए या बी को फिक्स करें, आपकी मर्जी। चाहे आप ए को फिक्स कर लीजिए, चाहे बी को फिक्स कर लीजिए। तो मैंने कहा ए को फिक्स कर लिया बेटा। अब ए को मैंने एग्जैक्टली सेम ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया हमारे लिए, ए वेक्टर हो गया। ठीक है, देखो इस वेक्टर को मैंने बस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और कुछ किया नहीं है। ये हो गया ए वेक्टर। अब आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला वेक्टर है, जो दूसरा वाला वेक्टर है उसकी टेल को पहले वाले वेक्टर के हेड से जोड़ देना है। मतलब ये ऐसे एग्जैक्टली बिना पोजीशन वगैरह डायरेक्शन वगैरह चेंज किए बस क्या करना है, उसकी पोजीशन लाके यहां रख देनी है ऐसे। मतलब बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस्ड कर देना है। तो अब मैंने क्या काम किया, ऐसे है और बी वेक्टर, बस ये हमारे लिए हो गया बी वेक्टर। देखो मैंने क्या काम किया, कुछ भी नहीं, बस बी वेक्टर को पैरेलली लाके यहां पर रख दिया। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ए वेक्टर, और ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब यहां पर देखो ए वेक्टर का जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल से जुड़ गया है। तो कैसे आपको ऐड करना है, समझ गए? यानी कि आपको क्या करना है कि किसी एक को फिक्स्ड कर लीजिए, जिसको फिक्स्ड किया है उसके हेड को दूसरे वाले वेक्टर के टेल से जोड़ दीजिए। अब दूसरा एग्जांपल, मान लो बेटा आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, बी वाले को फिक्स कर देना है। तो क्या करना है आपको, ए वाला वेक्टर यहां से पैरेलली ले जाना है और यहां पर जोड़ देना। तो चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए या फिर ऐसे जोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब देखो यहां से एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो है, रिजल्टेंट जो है वो कहां से है, यहां से यहां तक है। तो मैंने क्या काम किया, ए रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो एक्चुअली ये क्या कहलाया हमारे लिए, आर वेक्टर। अब आर वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम को डिनोट कर रहा है। तो आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसको तरीका कैसे है निकालने का, ये तरीका भी हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट बी वेक्टर हो गया। अब अगर ध्यान से देखो बेटा, तो ये क्या काम किया मैंने, ये वाला, तो ये भी हो गया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ध्यान से अगर देखो तो ये वाला मैं यहां ले आऊं, ये मान लो ऐसे था, ठीक, और इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया यहां पर। तो आर वेक्टर की क्या पोजीशन चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई है। इसलिए मैंने कहा दोनों में से आप किसी एक को डिस्प्लेस कर लीजिए, चाहे ए वेक्टर को फिक्स कर लो चाहे बी वेक्टर को। मगर करना क्या है कि आपको एक के हेड से दूसरे की टेल को मिला देना है और आपको मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं बेटा, कुछ और चीजें क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, देखा जाए अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भाई डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप कहेंगे कि सर जो आर वेक्टर है और जो ए वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो अल्फा है वो किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। जो आर है वो किसको डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है, यानी कि सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को डिनोट कर रहा है। नाउ वन मोर क्वेश्चन कैन बी अराइज एट हियर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, भाई ये वाली लाइन ऐसे सीधे खींच देनी है,
यहां पर एक एंगल लगा देना है, दैट इज नोन एज थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब कभी कंफ्यूज मत होना कि इनर वाला एंगल नहीं होगा, कौन सा वाला, आउटर वाला एंगल। सो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो एक्चुअली ये है। रिजल्टेंट एंगल जो है अल्फा है, दैट इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक, तो दो चीजें हो गई बेटा आपको यहां पर समझने के लिए कि भाई एंगल कैसे निकालेंगे, यानी कि डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंगल। ठीक है, यहां पर आपको कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ नहीं दिया होगा, आपको बस इतना पता है कि ए वेक्टर से कितना एंगल पर वो डिस्प्लेस हुआ। फॉर एन एग्जांपल 30 डिग्री यहां हो गया, 45 यहां हो गया, 90 डिग्री यहां हो गया, ठीक है, 120 यहां हो गया, 180 यहां हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 370 यहां हो जाएगा, तो सॉरी 360 यहां पहुंच जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके लिए 280 के आसपास या 300 डिग्री, तो यहां पहुंच जाएगा। ठीक, फिर 360 फिर से, यानी रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज कब हो रही हैं बेटा आपके लिए, जब आपने कहा दो ही वेक्टर हैं, सिर्फ ए और बी वेक्टर है। बट आपसे कह दे कोई नहीं भैया हमारे पास बहुत सारे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, जी वेक्टर, एच वेक्टर। अब आपसे कहे कोई ऐड करिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई प्लस एफ, लेकिन इनको आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते डायरेक्टली। जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया, क्या किया है, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को मिला दिया है। ठीक है, तो आपका ये तरीका हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। क्या करने वाले हैं हम लोग, एडिशन ऑफ more than two vectors। तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं बेटा कि दो वेक्टर से ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर से ज्यादा लेने का मतलब आप क्या करें, ए बी सी डी वेक्टर, 3-4 वेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वेक्टर लेंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा एक कोई पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहां से एक वेक्टर बेटा हो गया ए वेक्टर, यहां से दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर, यहां से तीसरा वेक्टर हो गया सी वेक्टर, और ये हो गया डी वेक्टर। क्या कर लिया मैंने, ए वेक्टर का डायरेक्शन ये, मैग्नीट्यूड इतना, बी वेक्टर का डायरेक्शन ये और मैग्नीट्यूड इतना, सी वेक्टर का डायरेक्शन ये और मैग्नीट्यूड इतना, सी और उसके बाद डी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक, अब आपको ऐड कैसे करना है, मैंने सिंपल सा तरीका बताया है। क्या बताया है कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर दीजिए, दूसरे वाले के टेल को पहले वाले के हेड से मिला दीजिए। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले दो वेक्टर का सम निकालना पड़ेगा। यानी कि कितने हैं, ए बी सी डी, इतने सारे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी का सम निकालना पड़ेगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो वाला क्या हो जाएगा, एक, यानी कि ए बी का मान लेते हैं, क्या आ जाए हमारे पास, रिजल्टेंट R1 आ गया। तो बेटा R1 और C निकालेंगे, फिर उसके बाद R2 आ जाएगा इन दोनों का, फिर उसके साथ D निकालेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पहले दो दो वेक्टर करके आप सॉल्व करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, दो दो वेक्टर करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आता है। तो मैंने कहा पहले क्या करना है बेटा, आपको ये वाला फिक्स कर लिया, मान लो A, मैंने ये कहा A वाला वेक्टर हो गया, तो हो गया ये A वेक्टर। अब दूसरे वाले को, यानी कि इसकी टेल को बेटा बिना किसी चीज के डायरेक्शन चेंज किए सिर्फ उसके पैरेलल ड्रॉ कर देना है, ये हो गया B वेक्टर। ठीक है, देखो ये हो गया B वेक्टर, मैंने इसको यहाँ पोजीशन चेंज कर दिया, ये हो गया A वेक्टर, ये A वेक्टर और ये हो गया B वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे लिए क्या मिलेगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल गया, रिजल्टेंट ऐसे मिल गया हमारे लिए। ठीक, तो देखो कुल मिला के मैं कहूं तो ये हो गया, तो रिजल्टेंट बेटा ये मिल गया हमारे लिए अल्टीमेटली। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट मैंने मान लिया R1 वेक्टर है, तो R1 वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे लिए R, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का एडिशन जो मिला ये हो गया। ऐसे इसको मैं क्लियरली थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां मिल गया। ठीक है,
ये मिल गया जो हो गया हमारे लिए R1 वेक्टर। ठीक, ये हो गया बेटा R1 वेक्टर। तो पहला रिजल्टेंट आपको मिल गया। अब क्या करना है, देखो बेटा जो R1 वेक्टर यानी ये दो ऐड कर चुके हैं, इसका रिजल्टेंट ये मिल चुका है। अब R1 वेक्टर और C वेक्टर को ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, आप R1 वेक्टर और C वेक्टर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस फिर से वही कि मैंने क्या काम किया कि R1 वेक्टर को यहीं पर रखा और C वेक्टर को यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो देखो R1 वेक्टर का डायरेक्शन ध्यान से देखना क्या हो गया, R1 वेक्टर ऐसे है, ये रहा R1 वेक्टर बेटा, इसका हेड और इसकी टेल यानी कि बिना किसी चीज चेंज किए ये हो गया। ठीक है, ये हो गया R1 वेक्टर और ये हो गया C वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे लिए कैसे मिल जाएगा, ये मिल गया यहां पर। अगर मैं थोड़ा सा कहूं कि भाई ये मैंने ऐसे करा, ये मैंने ऐसे करा, तो रिजल्टेंट कहां मिला, ये मिल गया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे लिए क्या कहलाया, ये मेरे लिए क्या कहलाया, ये कहलाया मेरे लिए R2 वेक्टर। और R2 वेक्टर बराबर क्या है, देखो सब ध्यान से देखते जाना। R1 वेक्टर बराबर क्या है हमारे लिए, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। R2 वेक्टर बराबर क्या है, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। ये हो गया। अब फिर से बात आ जाती है, ये खत्म हो गया, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर तीन ऐड हो चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, R2 वेक्टर बचा है और D वेक्टर बचा है। ठीक है, ओके। तो अब क्या करना है आपको, फिर से वही काम कि बिना किसी चीज को चेंज किए यानी D वाले वेक्टर को यहां ले आना है, R2 वेक्टर के हेड से D वाले वेक्टर के टेल को जोड़ देना है। तो थोड़ा सा इधर बना देता हूं बेटा, देखो R1 हमारे लिए क्या बन गया, R2 वेक्टर, ये हो गया, ये हो गया R2 वेक्टर। इसका टेल इसकी हेड से जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया D वेक्टर। ये क्या मिल जाएगा, फाइनली R3 वेक्टर, या कह लीजिए फाइनल वाला रिजल्ट है तो R वेक्टर हो गया। तो R वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, देखो ऐसे समझो, ये हो गया R2, इसको ऐसे ड्रॉ किया मैंने, तो फाइनल रिजल्ट बेटा कहीं यहां आकर मिला है, फाइनल रिजल्ट मिला है ये वाला R3 वेक्टर। ओके, तो देखो R वेक्टर बराबर बेटा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर। और R2 वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। देयरफॉर R वेक्टर बराबर हमारे लिए कितना हो गया, देखो R2 बराबर कितना है, R1 प्लस C, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर। और R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। Hence resultant vector is nothing but it is equal to A vector plus B vector plus C vector plus D vector। ठीक है, तो ये एक्चुअली A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर जो लिख दिया है मैंने, ये ऐसे सिंपल सा नहीं है, इसमें क्या है, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड है। इसलिए जब आप रिजल्ट निकालेंगे, ऐसे डायरेक्ट ऐड कर तो दिया मैंने, लेकिन जब आप बेटा रिजल्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे, यानी बार बार आपको A और B के बीच का एंगल पता होना चाहिए, तभी आप सोल्यूशन निकाल पाएंगे। B और C या D और, तो फाइनली आपको एंगल पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल नोन होना चाहिए, अदरवाइज आपसे सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे लिए एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अब हम लोग जो आ रहे हैं बात करने, वो है कि एनालिटिकल मेथड क्या होता है, यानी दो वेक्टर को आप कैसे ऐड कर सकते हैं एक्चुअल फॉर्म में। अभी तक तो हम लोगों ने बस क्या किया है कि भाई ऐसे ऐसे जोड़ा जा सकता है, प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फर्दर बेटा हम लोग जो बात करेंगे वो एनालिटिकल मेथड है, यानी मैथमेटिकली कैसे
आप रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इतना थोड़ा बहुत लिख लो, उसके बाद बिठा के मैं लिख रहा हूं। तो अब आ जाते हैं बेटा एक्चुअल फॉर्मेशन पर, ठीक है। यहां से अब आपको चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई वेक्टर का एडिशन जो है एनालिटिकली यानी मैथमेटिकली पॉसिबल कैसे है, उसको हम लोग एक्चुअल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कैसे आप बताएंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है, कैसे आप बताएंगे कि डायरेक्शन क्या है उसका, ठीक है। तो जो उसके मेथड है, दो मेथड है, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दूसरा जो है वो क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, दोनों में कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है, बस क्या करते हैं एक में ट्रायंगल के फॉर्मेशन से निकालते हैं, दूसरे में पैरेललोग्राम ड्रॉ करके, ठीक। वहां पर एडजेसेंट साइड्स की बात की जाती है, यहाँ अपोजिट साइड्स की बात कर दी जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको कि मैंने कहा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को, यानी कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट में क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने बेटा क्या काम कहा, मैंने कहा एक कोई ए वेक्टर ऐसे है और दूसरा बी वेक्टर ऐसे है, ठीक। अब हमको क्या बताना है, इनको ऐड करके इनका रिजल्टेंट बताना है और इनका मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। तो आपने कहा सर ऐड करने का तरीका आपने थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा बेटा ए वेक्टर की पोजीशन नहीं चेंज की, वैसे ही ड्रॉ कर दिया। देखो ए वेक्टर को बस यहाँ ड्रॉ कर दिया। बी वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, बस क्या करेंगे उसका टेल पहले वाले से लाके मिला देंगे। ये लो मैंने लाके मिला दिया, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, रिजल्टेंट के लिए आपने कहा कि ये वाला ए वाले का टेल बी वाले के हेड से मिला दीजिए। लो मैंने मिला दिया, ये क्या मिल गया हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। अब आपने क्या कहा कि सर जो आर वेक्टर है और जो ए वेक्टर है उसके बीच का एंगल क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। वो क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि भैया ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर को ऐड कर दीजिए, तो क्या आप ऐड कर पाएंगे, नहीं ऐड कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि ए वेक्टर का और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन एक्चुअल में है वो क्या है। क्यों नहीं पता आपको, क्योंकि एंगल नहीं पता। तो अब क्या किया जाए, अब आपने कहा कि सर अगर ट्रायंगल बन रहा होता ऐसे होता तो हम लोग क्या लगा देते, ट्रायंगल लॉ लगा देते, यानी कि भाई इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कुछ, तो ठीक है, जब ऐसा नहीं है तो उसका तरीका निकाला गया। क्या किया गया कि कहा गया कि भैया इसको आप ट्रायंगल बना लीजिए। अब ट्रायंगल बनाने के लिए क्या काम करा मैंने कहा बेटा यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। इस वाली लाइन को मैंने क्या काम किया, बढ़ा दिया। अब देखा जाए तो एक्चुअल में मैं मान लेता हूँ इसको पी क्यू आर, तो मैंने मान लिया बेटा ये ओ हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया S। तो अगर आपसे कहा जाए OSQO क्या है, ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो अब ट्राइंगल बन गया, लेकिन इस ट्राइंगल में जो प्रॉब्लम है वो अभी भी कुछ बाकी है। आपको रिजल्ट हमेशा चाहिए इसके और इसके फॉर्म में, लेकिन आपके पास कितना हो गया, ये वाला चीज़ है एक्स्ट्रा हो गया। चलो कोई बात नहीं, उसका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा क्या करेंगे हम लोग, मैंने कहा ए और बी के बीच का एंगल थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ वाला होगा, ये क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ओके, तो अब देखो आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर फ्रॉम ट्राइंगल OSQ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो रिजल्टेंट निकालना है, आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला भी ऐड करते हैं और फिर किसी हिसाब से ये चीज़ें रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमको क्या क्या पता है, ए और बी के बीच का एंगल पता है, आर और ए के बीच का एंगल पता हो सकता है या निकालना होगा, लेकिन जो आपको पता होगा वो क्या पता होगा, ए और बी के बीच का एंगल पता होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बेटा, मैंने कहा हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OS का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस OS का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर, बेस कितना है, ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर। बट ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे लिए, ओ क्यू बराबर बेटा ओ पी प्लस पी क्यू। बट ओ क्यू बराबर जो हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू। हेंस ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोगों को मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर जो आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं बेटा, ओ एस तो हमको पता है। देखो ओ एस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ओ एस मतलब आर का स्क्वायर हो गया, चलो ठीक है। ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर नहीं पता है, सिर्फ कितना पता है, ओ पी। तो ओ पी बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद आ जाए बेटा क्यू एस, क्यू एस भी नहीं पता है। तो अब क्या काम करें, पी क्यू को बी के फॉर्म में और एस क्यू को बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा कि एक ट्राइंगल लो, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। जब थीटा एंगल आपके पास पता है तो बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया बेटा एस पी और क्यू, ये हो गया एंगल थीटा। अब देखो ये जो है हमारे लिए पी क्यू क्या हो गया, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। सो फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू एस, फ्रॉम द ट्राइंगल पी क्यू एस, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर है। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स पी एस। अब बेटा देखो यहाँ पर पी एस की वैल्यू कितनी है, पी एस की वैल्यू, पी क्यू निकालना था, ये हो गया पी क्यू डिवाइडेड बाई पी एस की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर है। हेंस पी क्यू बराबर हमारे लिए कितना मिल गया, बी कॉस थीटा मिल गया। चलो एक चीज मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए था, पी क्यू। देखो यहां पर आपको क्या नहीं पता था, पी क्यू नहीं पता था। तो पी क्यू बराबर आपको क्या मिल गया है, पी क्यू बराबर मिल गया है बी कॉस थीटा। बट स्टिल वी डोंट नो क्यू एस। तो अगेन फ्रॉम द ट्राइंगल पी क्यू एस, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब क्यू एस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो क्यू एस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मीन्स पी एस, और पी एस बराबर कितना है, बी है। हेंस क्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एस यानी बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, तो क्यू एस भी मिल गया हमको, क्यू एस भी मिल गया हमको, पी क्यू भी मिल गया। देयरफॉर ओ एस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर मीन्स ओ पी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। क्यू एस का स्क्वायर मतलब बेटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखते हैं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स OP PQ, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से OP बराबर क्या हो गया हमारे लिए, A हो गया। ठीक है, OP स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, PQ स्क्वायर, PQ की वैल्यू कितनी है बेटा, B cos थीटा, ड्यू टू दैट PQ स्क्वायर मतलब B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, प्लस 2OP, 2OP मतलब OP मतलब A, तो 2A, PQ मतलब B cos थीटा, तो 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया, A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या करें बेटा, अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने क्या किया है बी स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया है। ड्यू टू दैट हमारे पास ब्रैकेट में क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद क्या मिल गया प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, ओ एस स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर के बराबर। हेंस आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली, ए स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप मैथमेटिक्स में हैं तो आपको बिल्कुल रटा होगा, नहीं भी है तो 10th क्लास में पढ़ा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, हेंस यहाँ पर कितना बचेगा प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना बचा 2ab कॉस थीटा। हेंस रिजल्टेंट आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This is the resultant, or you can say this is the magnitude of a vector and b vector. तो ये हमारे पास क्या मिल गया बेटा, अब यहाँ पर क्या है देखो, आपको a का मैग्नीट्यूड पता होगा, b का मैग्नीट्यूड पता होगा, a और b के बीच का एंगल पता होगा, तो आप क्या निकाल पाएंगे, रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। चलो रिजल्टेंट निकल गया, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकला। नाउ इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन, तो कैलकुलेट के डायरेक्शन के लिए मैंने क्या कहा, अल्फा इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो जल्दी से ये लिख लो, मैं मिटा के डायरेक्शन के लिए कंडीशन बता रहा हूँ। ओके, तो वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा बेटा आपने। तो डायरेक्शन क्या हो गया, अल्फा हो गया। डायरेक्शन इज नथिंग बट अल्फा, और डायरेक्शन को हम लोग tan से डिनोट करते हैं। देयरफॉर tan अल्फा बराबर, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ड्यू टू दैट tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QS डिवाइडेड बाई OQ। ठीक, QS की वैल्यू आपके पास कितना है, B sin थीटा है। ठीक है, B sin थीटा। OQ की वैल्यू कितनी है बेटा, OP प्लस PQ कितनी है, OP प्लस PQ। हेंस tan अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, B sin थीटा डिवाइडेड बाई OP हमारे पास कितना है बेटा, A, और PQ कितना है, प्लस B cos थीटा। Therefore this is denoting the direction of the resultant vector। तो ये जो tan अल्फा है, इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या डिनोट करेगा बेटा, डायरेक्शन को डिनोट करेगा। R जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। तो आप अब यहाँ से दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर आ जाते हैं बेटा एक और चीज पर हम लोग, छोटी सी चीज है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होगा क्या नहीं होगा, एक लाइन में खत्म हो जाएगा वो, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पॉइंट है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें क्या करना है, जो ये बी वेक्टर है इसी के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। पैरेलल मतलब एग्जैक्टली पैरेलल हो गया। लो मैंने क्या किया, बी वेक्टर को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद मैंने कहा ए वेक्टर जो है उसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लो। तो ये क्या हो गया, ए वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ये ए वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, बी वेक्टर के पैरेलल बी को ड्रॉ कर दिया। नाउ ये देखो ध्यान से, ये इतना भूल जाओ, ये अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो ये किसको डिनोट कर रहा है, पैरेलल को डिनोट कर रहा है। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक, पैरेललोग्राम में क्या होता है, डायगोनल होता है। तो OS इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, OS इज द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एंड डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज डिनोट कर देता हूँ बेटा, ये हो गया हमारे लिए थीटा। ये क्या हो गया, थीटा। देखो A और B, ध्यान से देखो A और B, A अगर इसको बढ़ा दूं ऐसे और B है तो A और B हो गया।
तो ए और बी के बीच का एंगल क्या हो गया, ये हो गया, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। tan अल्फा क्या हो गया बेटा, ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल हो गया। तो ये ओ एस क्या हो गया, डायगोनल हो गया, जो कि रिजल्टेंट को डिनोट कर रहा है। दूसरा एक और डायगोनल होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट को डिनोट नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, रिजल्टेंट। एंड रिजल्टेंट अभी जस्ट कैलकुलेट किया, द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज नथिंग बट अंडर रूट फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ, a square plus b square plus 2ab cos theta. In the same way, the value of tan alpha is nothing but b sin theta upon a plus b cos theta. Okay? So ये वैल्यू हो गई बेटा, ये रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड का और ये एंगल का। थोड़े बहुत बस 2 मिनट और स्पेशल केसेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेस में क्या करें बेटा, कि हमने कहा सपोज ए और बी का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सपोज ए एंड बी, पहला केस, सपोज ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन। तो अगर बेटा सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री बिटवीन ए एंड बी। क्यों, क्योंकि ए और बी का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब बेटा थीटा 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा उस केस में, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का मतलब 1, हेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, a plus b मिल जाएगा। दिस इज द केस ऑफ द मैक्सिमम, दिस इज द केस ऑफ द मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आपको मिलेगा, जब a और b का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। इन द सेम वे बेटा tan अल्फा क्या मिल जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, tan अल्फा देखो b sin 0 क्या मिल जाएगा आपके लिए, b sin 0 डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेटा। हेंस tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया, यानी कि रिजल्टेंट और a के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। डायरेक्शन किसके पैरेलल हो जाएगा, a के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये हो गया। अब दूसरे केस के बारे में बात करते हैं बेटा। दूसरा केस आपसे मान लो क्या हो जाए कि a and b, a vector and b vector are perpendicular। परपेंडिकुलर मतलब थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। थीटा बराबर 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 2ab cos 90। 2ab cos 90 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, cos 90 मतलब 0। हेंस r बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेंस r बराबर क्या मिल गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इससे मैग्नीट्यूड इसका कम हो जाएगा। अब एक और चीज, tan अल्फा बराबर 90 डिग्री है बेटा, तो sin 90 कितना होता है, 1, cos 90 0। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, b डिवाइडेड बाई a। हेंस tan अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा आपके लिए, b बाई a मिल जाएगा। ये हो गया बेटा दूसरा केस। अब तीसरे केस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे केस में क्या करते हैं कि मैंने कहा इफ बोथ a and b are opposite, a and b are क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो बेटा अपोजिट होने का मतलब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। ना cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 डिग्री बराबर -1। हेंस r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा, यानी कि cos 180 डिग्री मतलब माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी r बराबर क्या मिल जाएगा, a माइनस b। cos 180 डिग्री बराबर -1। ये मिल गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद tan अल्फा की बात करते हैं बेटा। tan अल्फा फिर से sin 180 डिग्री, sin 180 डिग्री मतलब sin 90 प्लस थीटा cos 90, और cos 90 कितना होगा, 0। हेंस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगेन tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये एक चीज आपको मिला। इसमें क्या पता चलेगा बेटा कि जो डायरेक्शन, अब देखो रिजल्टेंट यानी कि
a माइनस बी हो गया। अब डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे कि a के डायरेक्शन में होगा या b के डायरेक्शन में? क्यों? क्योंकि भैया a का डायरेक्शन तो मान लो ये हो गया और b का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। यहां पर क्या था, a का डायरेक्शन ये था और b का डायरेक्शन ये था, ठीक। यहां पर क्या था, a का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन सेम था, तो बेटा यहां पर तो प्रॉब्लम नहीं हुई, रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहां कहीं मिल गया, ठीक है, b बाई ए। लेकिन यहां पर कौन सा आप कहेंगे, a के डायरेक्शन में रिजल्टेंट जा रहा है या b के डायरेक्शन में? यहां पर बेटा डायरेक्शन वही होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अगर a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। ओके, तो थैंक यू बेटा।